बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच गिलेप्सी जो है पाकिस्तान पहुँच गए और कल उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान टीम के जो शाहीन के लगे हुए हैं वो नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर देखे और साथ-साथ विमेंस टीम के हवाले से भी वहाँ पर वो मौजूद थे। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सहाफ़ियों के जवाबात उन्होंने खुलकर दिए और बहुत से सवालात ऐसे थे जो गिलेप्सी जो है बहुत सी चीज़ों को शायद बात करना भूल गए। अगर बात करें हम खासकर व्हाइट बॉल के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि ये मेरा हदफ नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रेड बॉल की और रेड बॉल के लिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियन बनाना मेरा हदफ है। इन सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे गिलेप्सी के हवाले से अपने शो के अंदर। हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टीजाद। जैसा आप क्या कहेंगे, कल गिलेप्सी ने वतन पहुंचे हैं पाकिस्तान और वहाँ पर आके बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग सेशन भी देखी है उन्होंने पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तान शाहीन की, पाकिस्तान वीमेंस टीम की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह कल खुलकर बयान की है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जैसे गिलेस्पी का इंतज़ार किया जा रहा था, वो ज़ाहिर है वो रेड बॉल के कोच है तो रेड बॉल के हवाले से ही वो बात करना पसंद कर रहे थे। उन्होंने वाइट बॉल की तरफ अगर किसी ने सवाल भी किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि असल जो मेरा फोकस है ये टेस्ट चैम्पियनशिप का टाइटल जो है वो उनका हदफ है कि मेरा ये हदफ है। और फिर आपको पता है कि गिलेस्पी की शुरू से ही आपको पता है कि मुस्बत क्रिकेट का वो आदी है और फिटनेस पे कोई समझौता नहीं करेगा और मेयारी फील्डिंग के हवाले से भी उसने बातें की। असल मतलब फिटनेस अगर इन चीज़ों पे काबू पा लिया और कारकर्दगी में तसलसल, अगर तसलसल उसने कायम रखा इस अपनी टीम के साथ तो रिजल्ट आएगा। और गिलेस्पी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता था, अपने टाइम का बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था और वो चाह रहा है और उसने कहा भी है कि मैं अपना जो तजर्बा है वो पाकिस्तानी लड़कों में जो 10 है। साल तक वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं गिलेप्सी और अब उनकी खदमात पाकिस्तानी टीम में कोचिंग की हैसियत से जो है लेती दिखाई देगी। और बहुत से नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें तो कल बहुत से प्लेयर्स के हवाले से उन्होंने बगौर जायज़ा भी लिया और ख़ासकर हम फास्ट बॉलिंग का शोबा देखें तो शाहनवाज दानी पे वो काफ़ी देर तक उन्होंने उन्हें वर्क करते हुए देखा और साथ साथ फिर सरफराज अहमद से उन्होंने मुलाकात की। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने कल सामने रखी हैं, चीज़ों को खिलाड़ियों के फिटनेस के हवाले से भी देख रहे थे, जांच रहे थे और सवालात के जवाबात भी फिटनेस के हवाले से उन्होंने बहुत से वाज़ेह तौर पर दे दिए और फिर ये भी कहा कि जो खिलाड़ी फिट होंगे उन्हें हम टेस्ट टीम का हिस्सा बनाएंगे। जी बहन भाई, आपको पता है गिलेस्पी फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलिंग के शोबे में वो बिल्कुल फास्ट बॉलिंग को देखने वाली आंख है उनके पास। जैसे शाहनवाज दानी पे वो मेहनत कर रहे थे, उनको ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया, उनको देख रहे थे और वो ये भी देख रहे होंगे। और सरफराज से बात करने का मकसद यही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में ज़ाहिर है सरफराज से अच्छा तो कोई नहीं जा, वो चाहे डोमेस्टिक हो या ग्रास रूट लेवल हो, सरफराज से अच्छा कोई नहीं जानता। तो जाहिर है सरफराज से ही गुफ्तगू बनती थी। और फिर मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है, गिलेस्पी के आने से जो लड़के चांस जिनको नहीं मिला अब तक, वो लड़के टीम में आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे। रेड बॉल की क्रिकेट में आपको लंबे स्पेल्स करने वाले बॉलर चाहिए होते हैं, ना कि 4 ओवर वाले बॉलर। तो गिलेस्पी, मैं ये देख रहा हूँ कि गिलेस्पी की सारी जो है ना तवानाई वो अपनी सर्व कर रहा है फास्ट बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से। असल उसका मकसद है कि पाकिस्तानी टीम में जो कारकर्दगी का अदम जो तसलसल है, कभी जीत जाती कभी हार जाती, वो चाह रहे हैं कि तसलसल कायम रहे। एक दफ़ा अगर विनिंग ट्रैक पर आ जाए तो विनिंग ट्रैक पे ही चलती रहे। जाहिर है अभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी। पहले जो 2 टेस्ट होंगे तो उसमें ही गिलेस्पी की भी कारकर्दगी का पता चल जाएगा और जो उन्होंने प्लेयर्स को मुंतकिल की होगी कारकर्दगी उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात गिलेस्पी की बहुत अच्छी है कि उसने कहा फिटनेस पे कोई समझौता अच्छा, नहीं फिटनेस पे करूंगा। कोई समझौता नहीं होगा। कप्तानी के हवाले से जब उनसे बात हुई शान मसूद के हवाले से तो उन्होंने कहा कि शान मसूद को मैंने कप्तानी करते हुए बहुत कम देखा है और अब वो पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनसे अब तक शान मसूद से मुलाकात नहीं हुई है गिलेप्सी की। अब तो खैर है, अब बाकायदा तौर पर दोनों की मीटिंग भी होगी, फिर फाइनल टीम भी सिलेक्शन होगी पाकिस्तानी टीम की और इसमें शान मसूद का बड़ा अहम रोल होगा। क्या आप समझते हैं कप्तान शान मसूद और पाकिस्तानी हेड कोच टेस्ट टीम के गिलेप्सी जो है एक अच्छी टीम तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी?
जी, बिल्कुल, जिस तरह ऑनेस्ट आदमी है गिलेस्पी आपको पता है, और शान मसूद कह रहा है कि मैंने उसे कैप्टनशिप करते हुए नहीं देखा, तो वो किसी ने भी ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि एक सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया की, वहीं उन्होंने कैप्टनसी की है और वो आपको पता है कि वहाँ हार गए थे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये है कि वो काउंटी में भी कैप्टनसी कर रहा है, तो जब वो बैठेंगे आपस में, जब मीटिंग होगी, तो मैं ये देख रहा हूँ दोनों मिल के जो है एक टीम जो है निकाल लेंगे, अच्छी टीम बनाएँगे। और गिलेस्पी का जैसे मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल असूल पसंद आदमी है। जो लड़के डिज़र्व करते होंगे, ज़ाहिर है वो कप्तान के साथ जब बैठेगा, उन पे डिस्कस करेगा, तो ये 2 से 4-5 प्लेयर जो हैं, नए, मुझे लग रहा है कि इस सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ हो सकता है कि नए लड़कों को भी डेब्यू करा दिया जाए, जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक में लड़के परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और चंद एक आपको पता है कि व्हाइट बॉल वाले प्लेयर्स हैं, वो तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएँगे। तो ये लग रहा है कि शान के साथ जब बैटिंग मीटिंग होगी, तो अच्छी निखर कर टीम सामने आ जाएगी चलें, फिर। अच्छी निखर कर सामने टीम आ जाएगी और हमारी भी दुआ है बांग्लादेश के खिलाफ जब पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज से खेल रही हो, तो क्योंकि वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगा, तो उसमें पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम के हवाले से, तो पाकिस्तान शाहीन का कैम्प इन दिनों जारी है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जिस तरह मैंने कहा कि पहले भी कि गिलेप्सी ने बड़ा गौर जायज़ा लिया है उस सेशन का, और मुख्तलिफ फिटनेस के हवाले से वहाँ पर वो बैठकर वो चीज़ें भी देख रहे थे। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीज़ें उन्होंने अपने सामने बगौर जायज़ा करते हुए देखा। और यकीनन जो टीम का ऐलान होगा, वो तो बहुत से 1-2 प्लेयर्स ऐसे नज़र आएंगे जो शायद फिटनेस लेवल पर टीम से बाहर हों, और बहुत से ऐसे प्लेयर्स टीम में ज़रूर शामिल होंगे जो फिटनेस लेवल पर अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी फिटनेस मुकम्मल तौर पर 100% दिखाई दे रही है। अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है इकबाल मेमन साहब ने। इकबाल मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ हम बात कर रहे थे क्योंकि गिलेप्सी पाकिस्तान पहुंचे हैं, और कल उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उन्होंने खास ये बात कही कि फिटनेस पे कोई समझौता नहीं होगा, जो खिलाड़ी फिट होंगे उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। तो आप समझते हैं गैर मुल्की कोचेज बड़ा फोकस करते हैं फिटनेस लेवल पर, और इससे कबल अगर हम बात कर लें तो जिस तरह लास्ट हमारे T20 के जो कोच थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें यही फिटनेस का जिक्र किया था कि उन्होंने जब वर्ल्ड कप के लिए टीम तश्कील दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत से प्लेयर्स अनफिट है, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन उन्हें उसके बावजूद वो टीम में शामिल किए गए। अब क्योंकि गिलेप्सी टेस्ट से टीम के हेड कोच हैं, और उन्होंने भी यही बात कही है। क्या पाकिस्तान के अंदर फिटनेस लेवल 100% होता है जो प्लेयर्स टीम में शामिल होते हैं, या फिर T20 की तर्ज की क्रिकेट में, जहां पर हमने देखा कि वहां पर है हमारे हेड कोच भी यही कहते नजर आ रहा है कि मुकम्मल तौर पर खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे जिन्हें वर्ल्ड कप खेलते दिखाई दे रहे थे। देखें शहजादा, एक तो फिटनेस तो डेफिनेटली है, एजिलिटी और इंडियंस, फुर्ती और फिटनेस। फिटनेस के बगैर तो फिर स्पोर्ट्स होगी नहीं, ठीक है ना। बाकी ये कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया में मानी जाती थी फिटनेस के हिसाब से। और फिर जब 90s में साउथ अफ्रीका आया, तो फिर जॉन्टी रोड्स ने भी एक दूसरी लेवल पे ले गया फिटनेस पे। सिर्फ ये फिटनेस जो है वो आपको फील्डिंग में काम नहीं आती, आपकी ओवरऑल बॉडी पे जो है ना वो काम आती है, बैटिंग में भी काम आती है, आपकी मूवमेंट होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट होती है। फिर आपकी जो है उस पर जो बॉलर्स होते हैं वो रन अप से भाग के आते हैं, तो वो फिटनेस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर और ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर या साउथ अफ्रीकन जो है कोच आता है तो ये चीज़ें तो वो बात करेगा। और मेरा ख्याल है उसने पहले ही झटके में काफ़ी सारे खिलाड़ियों को झटका दे दिया। अगर वो उस पर मुस्तनद रहता है और जो उसने कहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही है, और बहुत सारे खिलाड़ी फिर बाहर हो सकते हैं जो फिटनेस टेस्ट नहीं कर सकते। साथ साथ कल हमने देखा कि शाहनवाज धानी को काफ़ी देर तक बॉलिंग करते हुए उन्होंने देखा, फिर सरफराज अहमद से उन्होंने बाकायदा तौर पर एक छोटी सी मीटिंग की। आप समझिए दो खिलाड़ियों पर बड़ा फोकस है पाकिस्तान टेस्ट टीम के लिए। शाहनवाज धानी देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे अच्छी कारकर्दगी उनकी रही है अभी फास्ट बॉलिंग के शोबे में। सरफराज लास्ट अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो सीरीज़ खेली गई थी उसमें उन्होंने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हासिल किया। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी टीम गई, वहाँ एक टेस्ट उन्हें मिला, बाकी दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए वो, लेकिन एक टेस्ट टीम का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं सरफराज एक दफ़ा पे। लेकिन सरफराज में वो ठहराव है जो एक टेस्ट मैच में चाहिए होता है, एक पेशेंस है,
टीम को जो है इनिंग को बना के चलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और शाहनवाज जहानी डोमेस्टिक में जो है स्कोर मतलब जो है विकेट्स लेते रहे, और सरफराज भी जो है स्कोर करता रहा है। तो ये और सीनियर खिलाड़ी है, तो बहुत तजर्बा है उसको, अंडर 19 से लेके और फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो है उसने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है कि इनसे जो है राब्ते में रहें, और अगर इनको एंटर करते हैं तो पाकिस्तान का जो है वो फ्यूचर बहुत अच्छा है। चले फ्यूचर अच्छा हुआ दिखाई देता है। चले फ्यूचर की बात हो रही है तो थोड़ी फ्यूचर हम श्रीलंकन की क्रिकेट टीम का भी थोड़ा सा देख लें। और वहाँ पर जहाँ पर हम गैर मुल्की कोचेस को ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि अपने क्रिकेटर्स पे ज़्यादा इन्हिसार करती दिखाई दे रही है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। और उन्होंने अबूरी कोच के ऐसे सनत जयसूर्या को जो है हायर कर लिया है। जावेद साहब क्या कहेंगे श्रीलंकन टीम की हालिया कारकर्दगी के? देखे T20 में भी मायूसकुन रही है, फिर जिस तरह उनकी कारकर्दगी चली आ रही है तो उस पर शायद उन्हें बहुत ज़्यादा तशवीश हो गई है। और अब हम देखते हैं कि उन्होंने अबूरी कोच की हैसियत से जो है सनत जयसूर्या को जो है हायर कर लिया है। तो जयसूर्या का एक वसी तजुर्बा है, बड़े बैटर है। आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद साबित होती दिखाई देगी श्रीलंकन टीम के लिए सनत जयसूर्या की जो कोचिंग है? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए सनत जयसूर्या जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर है। यही सनत जयसूर्या था जिसने, जो आपको पता है कि T20 क्रिकेट की अगर बुनियाद कहेंगे, सनत जयसूर्या और कालू विद्राना, इन दोनों की पार्टनरशिप जो होती थी, वो चाहे टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो, उसमें भी T20 की तर्ज की क्रिकेट खेलते थे। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि श्रीलंका का जो मयार है क्रिकेट का, वो बिल्कुल ही नीचे लो हो गया है। और अब जो क्रिकेट बोर्ड ने सनत जयसूर्या को जो ये ओहदा दिया है अबूरी कोच का, आपको पता उनकी इंडिया से भी सीरीज़ है और फिर उसके बाद इंग्लैंड से भी सीरीज़ है, और दोनों सीरीज़ के लिए सनत जयसूर्या को जो है वो अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंका को जो सनत जयसूर्या है, जो मकाम पहले हासिल था क्रिकेट में, सनत जयसूर्या के कोचिंग में आने के बाद श्रीलंका की टीम जो है, मुझे लग रहा है कि दोबारा उसी मकाम पर आ जाएगी, क्योंकि सनत जयसूर्या अपने काम से बहुत ही ज़्यादा मुखलिस होकर मेहनत करता है। जिस तरीके से आप देखें श्रीलंका की तरफ से कितने रिकॉर्ड बनाए सनत जयसूर्या ने, तो वो सारी चीज़ें कि उसको अपने मुल्क से मोहब्बत है। और मैं ये देख रहा हूँ कि वो श्रीलंका की टीम को जो है दोबारा से खड़ा कर दे। दोबारा से खड़ा कर दे। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे सनत जयसूर्या के हवाले से? बिल्कुल जावेद भाई की बात बिल्कुल सही है। और क्या है कि जो जयसूर्या है या कालू विद्राना है, इन्होंने पिंच हिटर्स के तौर पे बड़ा एक इंटरनेशनल नाम, जो पिंच हिटिंग का जो है वो भी इन्होंने ही एक मुतारिफ कराया। और फिर वो जो 96 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता, तो वो उसमें यही सिलसिला चलता रहा। फिर इनकी टीम जो है और मजबूत हो गई, क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी ये बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि जो है अपना संगाकारा थे, जयावर्धने थे, मुरलीधरन थे। मुरलीधरन थे, गुरु सिंघे थे। तो ये जो प्लेयर्स थे, और फिर चमन नवाज जो है, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त उनके स्किल्स थे। और उसने इन्होंने दुनिया में जो है एक नाम लिया। फिर हेरात थे जहाँ आगे चल के। तो देखें श्रीलंका ने बड़ा जल्दी नाम किया, और श्रीलंका वो टीम है जिसने साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है वो अभी तक इस तरह का कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, मगर श्रीलंका ने जीत के दिखाया। एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो अभी थोड़ा सा डिप आया है उनकी गेम में, ठीक है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जयसूर्या जो है वो बिल्कुल एक ऑनेस्ट और सिंसियर किस्म के बंदे हैं। और वो उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको देखते हुए तो वो इसको जो है अपनी टीम को वो ऊपर तक लेके जाएंगे, और बेहतरीन। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ वाइट बॉल नहीं, बल्कि रेड बॉल के लिए भी वो बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। चले बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। थोड़ी सी बात है, क्योंकि लेजेंड है, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है बर्मिंघम में, और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जारी है। इंडिया की टीम को भी शिकस्त दे दी है, और 68 रन से इस मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। शरील खान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है, कामरान अकमल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया उस मैच में। आपने क्या समझते हैं कि एक लेजेंड की टीम वाकई पाकिस्तान की वहाँ नज़र आ रही है, जिसने तमाम ही शोबों में आउट क्लास किया इंडिया की टीम को? बिल्कुल, जिन खिलाड़ियों को इग्नोर किया गया है वो भी इसमें खेल रहे हैं, और उन्होंने शो कर दिया है
कि हम अभी तक हमें वो दम है कि हम जो है खेल सकते हैं, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और 240 के जो है स्कोर पे जो ले गए थे, और एक टाइम पे तो लग रहा था कि शायद इससे ज़्यादा ले जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक रिफ्लेक्शन है कि सिलेक्शन कमेटी जो है कहीं ना कहीं बहुत गलतियाँ करके बैठी हुई है, और ये जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली जो शर्जील खान है, इवन कामरान ने भी जो है बहुत ज़बरदस्त खेली, और फिर वो जो शोएब शोएब मकसूद मकसूद जो है उसने बहुत ज़बरदस्त खेली है। ठीक है, शोएब मलिक जो है वो अपना प्राइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये कि अभी भी लेकिन वही खेल जो रहे हम हैं। बात कर रहे हैं ना फिटनेस की, तो आप फिटनेस, उनकी फिटनेस देखेंगे ग्राउंड में कितनी हाँ, जबरदस्त है, फिर बॉलिंग में उनकी बॉलिंग है, एग्रेसिव अभी भी वो मौजूद है। उन्होंने बॉलिंग दो है, चार फील्डिंग बॉल्स है, ऐसे किए हाँ, हैं कि जो किसी भी बैटर्स की खेलने के लिए इतना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक इग्नोरेंस है, और दूसरी बात ये कि देखिए 40 50 जो है ये सिर्फ नंबर्स हैं। अगर आप फिटनेस है तो फिर आप खेल सकते हैं। जिस तरह मिसबा भी मेरे हिसाब से, और यूनुस खान भी मेरे हिसाब से 1 2 साल पहले ही रिटायर्ड हुए, तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं इन लोगों के। लेकिन ये कि अगर वो फिटनेस उनकी यंगस्टर से बेहतर है, तो वो आपकी टीम के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ज़्यादा बेहतर हो सके। जैसा लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, टॉप रीडिंग हम देख रहे हैं कि अपने पोल में सबसे ज़्यादा टॉप लीड कर रही है पाकिस्तानी टीम है। और जिस तरह पाकिस्तान की कारकर्दगी है, चाहे वो आप कामरान अकमल से शुरू करें या सईद अजमल तक चले जाएँ, आपको एक जैसी कारकर्दगी नज़र आ रही है तमाम ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की। जी मोइन भाई, लेजेंड क्रिकेट जो है ना, WCL बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट, और हमारी जो टीम है उसमें बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है। वो चाहे आप अपने ओपनर्स ले लें, मिडल ले लें, या अपने बॉलर्स ले लें, कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं। 4 के 4 मैच तसलसल से जीते हैं। कल साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया पाकिस्तान ने, 197 रन लगा दिए थे। तो आप देखें कामरान की और शर्जील की पार्टनरशिप में जो इंडिया के खिलाफ हुई है, वो इरफान पठान इंडिया का एक फास्ट बॉलर है, बड़ी बातें करता था सोशल मीडिया पे, बड़ा नाचता गाता था। उसको जो आड़े हाथों उन्होंने लिया है, उसकी अभी तक जो सोशल मीडिया पे जो मीम्स चल रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और इंडिया में भी बहुत पजीराई है हमारे प्लेयर्स की, लेजेंड को जो है वहाँ भी जाना जाता है हमारे लेजेंड को। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है, अगर इंडिया की टीम अभी वर्ल्ड कप जीती तो हम पाकिस्तानी जो है बहैसियत कौम खुलकर तारीफ करते हैं इंडियंस की, कि भाई इंडिया बहुत अच्छा खेला, कोहली की, शर्मा की, सबकी हम तारीफ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस मसले में इंडिया का हाथ जो है ना वो तंग है, वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं दे सकता। अभी देखें चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, और अभी से जो है उसने बहानेबाजी शुरू कर दी है। लेकिन ये तो शुक्र है कि ये ICC का इवेंट है, हमारा तो इवेंट है ही नहीं। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि किसी मॉडल पे ना जाए, हाइबर्ड वगैरह इस किस्म की बात ही ना सुने। ये ICC जाने, इंडिया जाने। तो ये है कि हमारे लेजेंड की बहुत इज्जत है, और हमारे लेजेंड ने जो कारनामा अंजाम दिया है इंग्लैंड में, 4 के 4 मैच जीते और माशाल्लाह सेमीफाइनल तक तो रिसाई हासिल कर ली। चलें, सेमीफाइनल तक तो रिसाई हासिल कर लिया है। इकबाल मेमन साहब, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के हवाले से कल काफ़ी बातें हुई हैं टेस्ट टीम के हवाले से, और उसमें शान मसूद का नाम भी आ रहा है। ग्लैब से जब सवाल किया गया कि आपने कितनी क़यादत देखी है शान मसूद की, तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने कोई ख़ास नहीं देखी है। क्या आप समझते हैं सिलेक्शन के लिए, मैंने जावेद साहब से भी यही सवाल किया था कि टेस्ट टीम की सिलेक्शन के लिए शान मसूद और गैलेक्सी को ज़रूर मदऊ करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को जब टीम अनाउंस हो रही हो? डेफिनेटली, मतलब है कि शान मसूद कैप्टन है तो उससे राब्ते में तो आएंगे। और बाकी ये कि देखें, जो भी हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। जो भी खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है, वो होना चाहिए, और मेरिट पे होना चाहिए। कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश को बिल्कुल आसान ना ले। हमने पहले भी इस तरह की बहुत सारी गलतियां की हैं वाइट बॉल में और रेड बॉल पे, कि हम जो है टीम्स को इजी ले जाते हैं और फिर वो झटका दे जाती है। तो बेहतर ये है कि हम अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है खिलाड़ी उनको लेके आए। और देखें, गिलेस्पी जो है वो बेहतरीन बॉलर रहे हैं और ऑलराउंडर रहे हैं, और मैगरा के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई है। उनको बहुत तजर्बा है, और ये है कि उनका करियर थोड़ा सा शॉर्ट था,
लेकिन ये कि बेहतरीन वो अपने जो प्राइम में जो है वो बेहतरीन रहे और उनकी नज़र जो है वो उस पे होगी खिलाड़ियों पे। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने पहली बात की है ना कि हम जो है फिटनेस पे जोर देंगे, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है और कईयों को जो है ये शटअप कॉल आ जाती है कि अगर वो फिट नहीं है तो वो कोशिश ना करें। तो अगर वो उसी को इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि फिटनेस पे जो है ना बहुत क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो पेविलियन में बैठेंगे और बाकी जो वो फिट जो होंगे वो मैदान में होंगे। अच्छा, मैदान में उतरेंगे, फिटनेस की भी बात हो रही है, कुछ सीनियर खिलाड़ी की बात कर लूँ मैं आपसे और यही बाबर रिजवान और शहनशाह अफरीदी, आप समझते हैं टेस्ट मैचेस का आगाज़ हो रहा है, क्या आप बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज़ के लिए जो है सीनियर खिलाड़ी आराम करें या फिर जो है नौजवान खिलाड़ियों को मौका हम एक दफ़ा फिर देते हुए नज़र नहीं आएंगे, यही सीनियर खिलाड़ी एक दफ़ा फिर टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे? देखिए सीनियर्स को तो खेलना चाहिए। बाकी ये है कि अगर आपके जो आपने न्यू एंट्रीज की हैं और अगर वो जो है सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो फिर उनके लिए जो है दूसरों को लेके आए। बाकी आप जो है देखिए सीनियर्स जो है टीम को लेके चलते हैं और आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि आप जो है अगेन मैंने आपको कहा ना कि हम जो है बांग्लादेश को आसान ना लें और अगर हम सीनियर्स को माइनस कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो हमें झटका दे जाएंगे। तो हमारे सीनियर खिलाड़ी खेलें, बाकायदा खेलें और बाकी ये है कि जो हमारे नए खिलाड़ी हैं जिनको हम ट्राई कर चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो जो बिल्कुल अभी नए हैं रिसेंटली जो रिसेंट पास में फर्स्ट क्लास में उन्होंने शो किया तो उनको मौका दें। उनको मौका दें। जावेद साहब क्योंकि मौका देने की बात आ रही है तो हमने सरफराज के हवाले से भी बातें की हैं कि सरफराज को एक मौका ज़रूर अब मिलना चाहिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बाकायदा एक टेस्ट मैच खिलाकर 2 मैचेज़ नहीं खिलाए गए। यहाँ आप सरफराज के साथ-साथ नौजवान हसीबुल्लाह को आप किस तरह देखेंगे? कैंप का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन आप समझते हैं कि उस नौजवान खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा सर्व किया हुआ अंडर 19 सतह पे अच्छी परफॉर्मेंस रही है हसीबुल्लाह की और फिर इस कैंप में भी वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो फिर इससे टेस्ट टीम के में ज़रूर उन्हें शामिल करना चाहिए। जी मन भाई देखें, अगर हसीब की बात की जाए या सरफराज की बात की जाए, हसीब आपको पता डोमेस्टिक प्लेयर है, थ्रू आउट वो डोमेस्टिक खेलता आया और परफॉर्मेंस देता हुआ है। लेकिन अभी तक जो है हसीबुल्ला को चांस नहीं मिला। अब हसीबुल्ला भी कैंप में, सरफराज अहमद भी कैंप में, फिर रिजवान भी आ जाएगा। तो आया हमें देखना है कि जब सिलेक्शन कमेटी जो है इस बांग्लादेश की सीरीज़ के खिलाफ ऐलान करती है टीम का, तो हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सरफराज की तरफ से भी नज़र आएंगे, रिजवान की तरफ से भी नज़र आएंगे। मैं ये नहीं देख रहा कि दो दो विकेट कीपर्स के साथ जो है ये सीरीज़ खेली जाएगी। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि सरफराज अहमद को जो है वो चांस दिया जाए, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस पे उसने कम बैक किया था, ना कि सिफारिश पे। उसने जो परफॉर्मेंस दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस पर उसने कम बैक किया था। कम बैक करने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पर ले गए, सिर्फ एक ही टेस्ट दिया, 2 टेस्ट आपने सरफराज को दिए ही नहीं। तो सरफराज में अभी क्रिकेट है। सरफराज को जो है आप बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में चांस दें, वो परफॉर्म करके देगा। नो डाउट कि सरफराज कीपिंग और रिजवान की कीपिंग में अब डिफरेंस है। देखिए रिजवान की कीपिंग और है, सरफराज की और है। लेकिन ये कि टेस्ट मैचेस में जो है सरफराज अहमद बहुत अच्छी कीपिंग भी कर लेगा। और अगर सरफराज अहमद टीम में होता है तो मैं समझता हूँ कि शान मसूद को भी बहुत हौसला मिलेगा। और क्योंकि सरफराज अहमद जो है वो विकेट के पीछे रहकर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना कप्तान को भी सपोर्ट करता है, फील्डर्स को भी, बॉलर्स को भी सपोर्ट करता है। तो सरफराज अहमद को कम अज़ कम जो है ना ये बांग्लादेश के खिलाफ आपको चांस चलें, देना बांग्लादेश के होगा। खिलाफ चांस देना चाहिए। फिर नौजवान स्पिनर्स की बात कर लें इकबाल साहब, तो इसमें इब्रार अहमद एक सरफ़हरिस्त नज़र आ रहे हैं, फिर नुमान अली एज़ ए सीनियर देखते हैं उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता। फिर सुफियान मुकीम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फिर बाकायदा तो मेहरान मुमताज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भी हमें स्पिनर्स पे भी, नौजवान स्पिनर्स को अब तरजीह देनी चाहिए, खासकर टेस्ट मैचेस के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि देखें यही मौका है हमारे पास कि हम जो है फ्यूचर जो है अपना वो मजबूत करें एज ए टेस्ट क्रिकेटर्स। तो ये है कि आपने जो नाम लिए हैं उसमें जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनको ट्राई करें। नोमान को आपने बहुत मौका दिया है, ठीक है, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है,
लेकिन ये कि आप फिर इनको कब ट्राई करेंगे। और दूसरी बात ये कि इंग्लैंड का भी दौरा है, फिर वेस्ट इंडीज़ का है, तो जब वो आएंगे यहाँ पे तो उनके खिलाफ जो है वो अच्छी टीमें भी हैं। और बांग्लादेश को भी आप कम ना समझे, क्योंकि स्पिनर्स वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये कि हम उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। हम समझते हैं कि बांग्लादेश का नाम सुन के हम समझते हैं कि ये जो है ना वो हल्की टीम होगी, लेकिन ये हल्की टीम नहीं है। और आप जो है फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं और देख लें कि भाई जिसने भी डोमेस्टिक में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है उसको मौका दें। ये ना हो कि आपने सिर्फ इंटरनेशनल उसको वो देखें। अगर नोमान से अच्छे बॉलर्स आपके पास हैं तो क्यों नहीं उनको मौका मिलना चाहिए। यही मौका है जब उनको आप जो है ट्राई करें और फिर वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करें, विकेट्स लेके दें, तो ये उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। चलिए कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तो वो कॉन्फिडेंस बहाल की बात हो रही है तो थोड़ी सी मिडल ऑर्डर पे भी बात कर लें हम। बेशक है इस वक्त सलमान अली, आगा सऊद, शकील और सरफराज अगर टीम का हिस्सा होंगे तो सरफराज भी मिडल ऑर्डर संभाल लेते हैं। लेकिन एक नौजवान बैटर डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल 3 साल से रन कर रहा है, कामरान गुलाम की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कामरान गुलाम और उमर बिन यूसुफ फिर तैयब ताहिर 3 ऐसे बैटर्स हैं जिन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए? जी मोइन भाई, देखिए इस सिलसिले में तो काफ़ी कह चुके हैं कि इन प्लेयर्स को आप कब चांस देंगे, जबकि टीम में जगह भी बन रही है। तैयब ताहिर, उमर बिन यूसुफ जो है, कामरान गुलाम है, साहबजादा फरहान है, ये सब परफॉर्मेंस तो कर आ रहे हैं। देखिए यही वो हमारी जो बेस है, ये बेस से आ रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। इनका हक बनता है कि अब आप जो है बांग्लादेश के खिलाफ इनको खिला दें। लेकिन बात वहीं आ रही है, फिर टीम में जो है जगह ही नहीं बन रही, प्लेयर बहुत ज्यादा हो रहे हैं सिलेक्ट। अब सरफराज की सिलेक्शन पे फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर इन प्लेयर में से भी आपने एक दो को चांस दे दिया तो ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी। मैं ये देख रहा हूँ, जैसे अभी मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे थे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वही लड़का खेलेगा। तो अब देखते हैं कि डोमेस्टिक तो इन्हीं लड़कों ने ज्यादा खेली है, इंटरनेशनल लीग्स तो और भी लड़के खेल रहे हैं। अब जब टीम सेलेक्ट होगी, टीम का ऐलान होगा, तो मोहसिन साहब के जो दावे हैं वो भी पता चल जाएंगे। और जो प्लेयर जिनका हक बनता है कि इस सीरीज में उनका नाम आ जाए बांग्लादेश के खिलाफ, उनका भी जो है पता चल जाएगा। चले मोहसिन नकवी की बात हो रही है, मजीद इकबाल मेमन साहब से भी बात कर लें। मोहसिन नकवी आप जिस तरह काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि उनकी तवज्जो जो है चैंपियन ट्रॉफी की जानिब बहुत ज़्यादा मरकूज की हुई है उन्होंने। फिर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे बाकायदा तौर पर वो काम कर रहे हैं। फिर जिस तरह का बजट अभी हाल ही में अगर हम देखें तो 13 अरब रुपए का जो बजट एक आया है, एक बड़ा बजट अगर कह सकते हैं क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा आया है बजट, जो खिलाड़ियों पे भी लगने हैं, ग्राउंड्स पे भी लगने हैं, और ख़ुद जो है मोहसिन नकवी साहब है जो टूर्स हो रहे हैं टीम के उस पर भी लगने हैं। तो आप समझते हैं एक बड़ा बजट है पाकिस्तान के लिए? बहुत ज़्यादा बजट है, लेकिन ये कि अगर सिंसियरली और ऑनेस्ट तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। बाकी ये कि अगर हम एक्स्ट्रा बैगेड हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा, और उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, और उन्होंने जो भी प्लानिंग की है और जिस कॉलम में उन्होंने अब जिस हेड में भी पैसे रखे हैं वो पब्लिक करें, ताकि लोग जो है उस पर डिस्कस भी करें और तनकीद भी करें। लेकिन तनकीद का मकसद ये नहीं होता कि आप जो है वो सिर्फ नेगेटिव करते हैं। जब हम उनकी तारीफ कर रहे होते हैं तो वो भी तनकीद के उसमें आता है, लेकिन वो पॉजिटिव होती है। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो है खुली किताब की तरह होनी चाहिए और ओपन टू पब्लिक होनी चाहिए, और आप पब्लिक के सामने रखें इस चीज़ को कि आपने जो है ये जो 13 अरब रुपया है किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, आप जो है क्यों कर रहे हैं इतना खर्चा, क्या वजह है। क्योंकि देखें स्टेडियम तो तीनों बने हुए हैं और उसमें सर ये क्या इकबाल भाई 13 तो सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए है, हाँ बकाया अलग है। वही मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है कि आपने इतना बड़ा बजट रखा है, लेकिन आप जो है उसको रैशनलाइज करें। और बिल्कुल बजट पे बात हो रही है तो ये 13 अरब रुपए तो सिर्फ अगर हम देखें तो ग्राउंड्स की अपडेट्स के लिए है, और मुख्तलिफ है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का आगाज होगा उससे कबल पाकिस्तान को जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए ग्राउंड्स अपडेट 3 ग्राउंड्स पे बाकायदा तौर पर अब काम भी शुरू कर दिया गया और 3 ग्राउंड्स के लिए अब
जिस किस्म का अमला काम कर रहा है उसके लिए भी बाकायदा तौर पर एक बजट रखा गया है। तो मोहसिन नकवी साहब है तमाम तर तवज्जो जो है एक जानिब, क्योंकि हम अक्सर प्रोग्राम में अपने कहते नज़र आ रहे हैं कि उनकी तवज्जो जो है चैंपियन ट्रॉफी और ग्राउंड्स पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि वो कौमी टीम के जो खिलाड़ियों और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बातें करें। तो चलें, वो तो आने वाला वक्त ही मजीद और भी बताएगा। इकबाल मोमिन साहब, आप कह रहे थे मजीद और जो है 13 अरब रुपए के हवाले से। देखें 13 अरब हो या 23 अरब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली हम एक इवेंट करवाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट है उसका। उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा होगा और मतलब है कि यू हैव टू हैव अ मेथड इन योर मैडनेस। आपके जो भी कोई चीज़ करने जा रहे हैं और इतना बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल टीमें आएंगी आपके पास, तो उन्होंने इसको वेल प्लान करना है और वो चाहेंगे कि बहुत सक्सेसफुल हो। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ कि जो भी पैसे आपने रखे हैं वो रैशनलाइज करें और उसको जो है पब्लिक करें, और लोगों को जो है पता होना चाहिए कि ये पैसा आप किस चीज़ पे लगा रहे हैं। स्टेडियम पे भी लगा रहे हैं तो किस चीज़ पे लगा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि मतलब है कि आपने कोई चीज़ को तोड़ के और फिर बना रहे हैं, नहीं, आप एक्सटेंड कर रहे हैं या उसको ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, वॉशरूम्स को ऐड कर रहे हैं, कन्वीनियंस जो है उसके ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए वो बढ़ा रहे हैं, कोई पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, कोई होटल बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करें, एक एक चीज़ जो है वो पब्लिक करें और ओपन टू पब्लिक होनी चाहिए। क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बता दूं, हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है। आप जो है आप एक विजन रखते हैं और उस विजन के साथ एक आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी जो है लोगों को कोई शक हो तो उसको जो है दूर करें और जो भी आपने बजट बनाया है उसकी एक एक चीज को जो है पब्लिक करें, लोगों के लिए जो है खुली किताब की खुली तरह। किताब। जावेद साहब इस पे कुछ कह रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा के जो है इंतजार कर रहे थे शायद जावेद साहब। यार शहजादे भाई, मैं भी इसी पे हैरान हूँ। देखें, तकरीबन 13 अरब रुपया तो सिर्फ स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए है। बकाया डोमेस्टिक का अलग है, बकाया जो हमने ये 100 ग्राउंड इन्होंने कहे कि वो 100 ग्राउंड जो उन पे हमारा स्टाफ होगा, हम काम करेंगे, उसके पैसे अलग है। विमेंस क्रिकेट टीम के पैसे अलग हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है अपग्रेडेशन के लिए। मैं तो समझ रहा हूँ इससे 2 स्टेडियम और बन सकते थे। अभी आप नेशनल स्टेडियम अच्छा, अपने दो चले जाएं। स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, चले स्टेडियम का जिक्र चल निकला है तो हैदराबाद के नियाज स्टेडियम की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस ग्राउंड को तवज्जो देने से कासिर नजर आ रहे हैं या उन्होंने एक माइंड बना लिया है, इस तरफ जाना ही नहीं है? मोइन भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेस किया। देखें, नियाज स्टेडियम की हालत देख लें, अरबाब नियाज स्टेडियम पे पेशावर की कोयटा की हालत देख लें। यार ये भी तो स्टेडियम पाकिस्तान में ही है ना। जब आप बैठे थे आपने बजट पास किया, जो अपग्रेडेशन वाला आपने तकरीबन 13 अरब रुपए सिर्फ ये 2-3 ग्राउंड्स के लिए किए। कजाफी के लिए, कराची के लिए और पिंडी के लिए। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी हम कराने जा रहे हैं। जब मेहमान आते हैं तो हम भी घरों में जो है बहुत सेटिंग करते हैं कि यार ये चीज़ नहीं ले लो, ये चीज़ नहीं ले लो। अब इतना भी नहीं है कि बंदा अपने आप को ही बेचना शुरू कर दे। तो ये सारी जैसे जैसे इकबाल भाई ने कहा है कि इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से इसका ऑडिट होना चाहिए। जिस मद में भी वो पैसे लग रहे हैं, ये आपको पता है आजकल तो ये कंप्यूटर का दौर है। हर चीज़ आपको पता है कितने की आ रही है, आप एक टच से निकाल सकते हैं कि यहाँ कितनी लागत से ये चीज़ें लगी हैं। तो ये चीज़ सही है कि कम अज़ कम जो है ये हैदराबाद के नियाज स्टेडियम को देख लें, कोयटा के अरबाब नियाज स्टेडियम को देख लें, पेशावर के स्टेडियम को देख लें। ये भी पाकिस्तान में स्टेडियम लगे हुए हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जितना आपने फंड अपग्रेडेशन के लिए रखा है उसमें से भी पैसे अगर बचते हैं तो इन 3 स्टेडियम पे लगाएं, इनको भी खड़ा कर दें। ये भी पाकिस्तान के स्टेडियम है। तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। मोहसिन नकवी को जो आने वाली जो नस्लें वो भी याद रखेंगी कि एक हमारा जो पीसीबी का चेयरमैन आया था उसने ये हमें जो है ना इनामात दिए, इनामात दिए। इसी पे इकबाल साहब से, जी इकबाल साहब क्या कहेंगे बिल्कुल, नियाज स्टेडियम के हवाले से? जावेद साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है और मैं समझता हूँ कि मैं इनकी बात को एंडोज करता हूँ कि इन्होंने दूसरे सूबों को जो है बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। और कराची तो चले मेट्रोपॉलिटन सिटी है और सिंध का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन यह कि है मेट्रोपॉलिटन सिटी और वो आपकी जो है एक मजबूरी है, ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उसको जो है आपने स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज़ देनी है।
बाकी आपने जो है सिंध को, बलूचिस्तान को और केपी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, तो ये कोई अच्छी चीज नजर नहीं आ रही। और आपको चाहिए कि उनको डेवलप करें, और ताकि जो है लोगों को पता चले कि भाई हम, एक तो हमारे ऊपर जो एक टैग था कि टेररिज्म है हमारे पास, वो खत्म हो चुका है। तो हम जो है मौका लोगों को दें कि भाई यहाँ पे भी आके मैचेस खेलें। चलें तो यहाँ पर भी आके मैचेस खेलें। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।